डियर स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है आज का ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। माई सेल्फ सुशील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज भेड़िया टेवा। जो हमारा टॉपिक है भारत में हरित क्रांति, इसके ऑब्जेक्टिव हैं हमारे टू नो द मीनिंग एंड बिगिनिंग ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, कि हरित क्रांति का क्या मीनिंग है और इसकी शुरुआत है भारत में वो कैसे हुई। टू अंडरस्टैंड द फैक्टर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, कि हरित क्रांति के जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, इसको समझ लेना और इसके प्रभावों को समझ लेना और हरित क्रांति के क्या लाभ हुए और क्या इससे हानियां हुई, इसमें अंतर स्पष्ट करना। और इस टॉपिक को पढ़कर विद्यार्थी ये सुझाव दे सकेंगे कि भारत में हरित क्रांति की जो स्टेबिलिटी है, स्थायित्व है, वो किस प्रकार आ सकता है। अब स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हरित क्रांति का मीनिंग क्या है और उसकी जो शुरुआत है वो कैसे हुई। अगर हम इसकी शुरुआत देखें, स्टार्टिंग में हम ये मानते हैं कि जो इसके फाउंडर हैं वो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। लेकिन यदि हम इससे पीछे की बैकग्राउंड देखें, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो अमेरिका और जापान के बीच हुआ था, उसमें जो विश्व है दो गुटों में बटा हुआ था, तो उसमें जापान हार गया था और अमेरिका जीत गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की जो तहस नहस हो चुकी थी, उसके बाद जापान और अमेरिका में एक संधि या समझौता हुआ, जिसमें जापान के आर्थिक विकास की जिम्मेवारी वो अमेरिका ने ली और अमेरिकी सेना में एक अधिकारी भी हुए जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी हुए, जिसका नाम था एस सिसमैन। उसने अध्ययन किया कि जापान की अर्थव्यवस्था को कैसे उभारा जा सकता है। तो उसने अध्ययन के दौरान पाया कि जब तक हम जापान की कृषि व्यवस्था में सुधार नहीं कर सकेंगे, तब तक हम जापान का आर्थिक विकास नहीं कर सकते। तो उसने अमेरिका में कृषि अध्ययन पर या कृषि अनुसंधान पर जोर दिया और इसी अनुसंधान के दौरान उसकी मुलाकात एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग से हुई। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर, हालांकि जो एस सिसमैन थे उनकी बैकग्राउंड मिलिट्री की भी थी और वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी थे, और जब डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के साथ मिलकर उन्होंने खासकर जो गेहूं, उस समय जो पूरे विश्व में खाद्यान्नों की कमी थी, इस खाद्यान्नों की कमी पूरी करने के लिए जो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग था, उसने जो मैक्सिको की गेहूं की प्रजाति थी उसको अमेरिकन गेहूं के साथ क्रॉस ब्रीड करके एक नई प्रजाति विकसित की, जिससे क्या है कि टोटल पहले के उत्पादन से उस एरिया के उत्पादन में 6 गुना वृद्धि हुई। हालांकि जो टर्म थी ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसका जो शब्द यूज है वो डॉक्टर विलियम गोड ने 1968 में किया। तो इस प्रकार हम फाउंडर मानते हैं जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का, वो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को मानते हैं। अब यदि हम भारत के रिफरेंस में, भारत के संदर्भ में हरित क्रांति को देखते हैं, तो इसका फादर हम डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को मानते हैं। 1963 के दौरान भारत में आज़ादी के बाद से लेकर 1962-63 तक भी खाद्यान्नों की कमी थी और हम खाद्यान्नों को दूसरे देशों से आयात करते थे। लेकिन 1962 में देश में अकाल भी पड़ा और 1962 में चीन के साथ युद्ध भी हुआ। इस कमी को और भी ज़्यादा महसूस किया गया। और दूसरी तरफ क्या था
कि डॉक्टर नॉर्मन ई बरलॉग, जिसने कि गेहूं की प्रजाति विकसित की थी, वो वर्ल्ड में अपने बीजों को बेचने के लिए या फिर इस क्रांति को और ज़्यादा एरिया में प्रसार के लिए कुछ एक क्लाइमेटिक जोन का स्टडी कर रहा था कि ये प्रजाति कहाँ कहाँ पर डेवलप हो सकती है। तो उन्होंने 1963 में मुलाकात डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन से की। तो उन्होंने अध्ययन के दौरान पाया कि जो उत्पादन भारत में था, यदि वही मैक्सिको के उन्नत बीज भारत में उगाए जाएं, तो उनका उत्पादन है भारतीय बीजों से वो 2.5 गुना अधिक होगा। इसलिए इसकी स्टार्टिंग भारत में हरित क्रांति की 1966 में हुई और इस कृषि के विकास के लिए 3 पैरामीटर को ध्यान में रखा गया, यानी कि हरित क्रांति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें वाटर यानी कि सिंचाई की, फर्टिलाइजर रासायनिक खादों की एंड हाई यील्ड वैरायटी सीड और उन्नत बीजों की जरूरत थी। ये हमारे केंद्र बिंदु थे हरित क्रांति के। 1950 से 2005-06 तक टोटल अनाज में जो वृद्धि हुई वो 4.5 गुना हुई, जबकि क्षेत्र में यानी कि जो एग्रीकल्चर लैंड थी हमारी, उसमें बढ़ोतरी केवल 1.5 गुना हुई। तो इस प्रकार भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। अब हम फैक्टर देखते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में कौन कौन से फैक्टर हैं। फर्स्ट फैक्टर है इसमें कि उन्नत बीजें, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स। तो उन्नत बीजों में खासकर जो फसलें हमारे मुख्य है हरित क्रांति में आई, वो है चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया है स्टार्टिंग में पूसा एग्रीकल्चर अनुसंधान केंद्र ने किया और बाद में सरकार ने इस कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की और भारत में जो प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय है उन्होंने भी इसके लिए अहम योगदान दिया। यदि हम भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग के अंतर्गत एरिया पर एक नज़र स्टेबल्स में डालते हैं, तो जो चावल है 1966-67 में 8.9 लाख हेक्टेयर भूमि पर उगाया गया, जबकि 1985-86 में 233.74 लाख हेक्टेयर भूमि पर उगाया गया और 2014-15 में ये 439 लाख हेक्टेयर पर जा पहुंचा। गेहूं भी 1967 के आसपास 5.4 लाख हेक्टेयर भूमि पर और 1985-86 में 191.75 लाख हेक्टेयर भूमि पर और 2014-15 में 312 लाख हेक्टेयर भूमि पर उगाया गया। ज्वार 1966-67 में 1.9 लाख हेक्टेयर भूमि पर, 1985-86 में 60.82 लाख हेक्टेयर भूमि पर और 2014-15 में 5.8 लाख हेक्टेयर भूमि पर उगाया गया। बाजरा 1966-67 में 0.6, 1985-86 में 49.92 और 2014-15 में 94 लाख हेक्टेयर भूमि पर उगाया गया। मक्का 1966-67 में 2.1 लाख हेक्टेयर भूमि पर, 1985-86 में 17.99 में और 2014-15 में 79 लाख हेक्टेयर भूमि पर उगाया गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1966 से लेकर आज तक हमारा क्या है कि टोटल उन्नत बीजों के अंतर्गत जो एरिया है उसमें लगातार बढ़ोतरी होती गई। अब यदि हम रासायनिक खादों की खपत पर नजरिया डालें, तो कुल हमारा जो उत्पादन था 1960-61 में रासायनिक खादों का 1.50 लाख टन था और 2010-11 में ये 161 लाख टन हो गया। और यहीं तक नहीं, हम अपनी कृषि उपजों को बढ़ावा करने के लिए टोटल जो रासायनिक खाद हम अपने देश में उनका उत्पादन पूरा नहीं कर सकते, बल्कि हम दूसरे देशों से भी इसका आयात करते हैं। आज इन वर्षों में भी यह जो समय चल रहा है कृषि का, उसमें हम
दूसरे देशों से 2.2 करोड़ टन रासायनिक खाद आयात करते हैं, जिनका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 38,175 करोड़ मूल्य है। यानी कि जैसे जैसे हरित क्रांति का उत्पादन बढ़ा है, उसी प्रकार से रासायनिक खादों की खपत भी बढ़ी है। अब अगला फैक्टर है वो है एक्सटेंशन इन इरिगेशन, यानी कि सिंचाई के साधनों का विकास करना, क्योंकि बिना सिंचाई को सुनिश्चित करे बगैर हम हरित क्रांति के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। जो इरिगेटेड एरिया या जो सिंचित क्षेत्र था 1965-66 में, वो 320 लाख हेक्टेयर था, जो कि 2017-18 में 1028 लाख हेक्टेयर हो गया और 2019-20 में 1530 लाख हेक्टेयर गया। यानी कि समय के साथ साथ हमने सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया है। सिंचाई की सुविधा का सुनिश्चित होने पर ही हम कृषि का उत्पादन बढ़ा सकेंगे। इसमें है कि यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी, कि जो खेतों में जो मशीनरी यूज होती है उसमें हमने मॉडर्न टेक्निक या मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी का यूज किया है। वो है हमारे ट्रैक्टर है, कंबाइन है, थ्रेशर है, हार्वेस्टर है, इलेक्ट्रिक मोटर है और पंपिंग सेट है। और इसके लिए यह भी जरूरी था, क्योंकि जैसे जैसे हमने उत्पादन बढ़ाना था या टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना था, तो हमने जो एग्रीकल्चर में नई मशीनरी यूज होती है उसको यूज करना जरूरी था। लेकिन हमारे भारत में ज़्यादातर किसान है वो छोटी जोतों पे हैं, उनके लिए भारत सरकार ने ताकि वो मशीनरी उन्हें रीजनेबल रेट पे और अच्छी क्वालिटी या गुणवत्ता की मिले, इसके लिए एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन का गठन किया गया है। कुछ जो बहुत ही छोटे किसान थे जो इस मशीनरी को नहीं ले सकते हैं, उनके लिए इन मशीनरियों को किराए पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने जगह जगह पर एग्रो सर्विस सेंटर खोले गए हैं। अब इस कृषि को यानी कि इन फसलों को प्रोटेक्शन के लिए या उत्पादन को निश्चितता करने के लिए यूज ऑफ पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, इन खेती के अंतर्गत कीड़ेमार, कीटनाशक या खरपतवार नाशक जो दवाइयाँ हैं उनका भी धीरे धीरे खपत बढ़ी है और प्रचलन भी बढ़ा है। इसके लिए सरकार ने, ताकि फसलों को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको कीटों से बचाया जा सके, खरपतवार से बचाया जा सके, डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन की स्थापना की है। यानी कि जैसे जैसे देश का उत्पादन बढ़ा है, तो कीटनाशक और खरपतवार नाशकों की दवाइयों की खपत भी है वो बढ़ी है, और इनका होना भी जरूरी है, क्योंकि कीटनाशकों को से ही हम फसलों को बचा सकते हैं। में है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग से क्या है कि हमारा जो एरिया है एग्रीकल्चर का वो लिमिटेड है, लेकिन मल्टीपल क्रॉपिंग की टेक्निक से हम टोटल उत्पादन बढ़ा सकते हैं। एक ही खेत से हम कई फसलें ले सकते हैं। इसके लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? इरिगेशन फैसिलिटी, यानी कि जो सिंचाई की सुविधाएं हैं वो हमें बढ़ानी पड़ेंगी और उन्नत बीजों का हमें प्रयोग करना पड़ेगा, और खेती में प्रयोग होने वाले मॉडर्न जो उपकरण है उसको अपनाना होगा और रासायनिक खादों का प्रयोग हमें करना होगा। तभी हम मल्टीपल यानी कि बहुफसलिया जो चक्र है या बहुफसलिया हम ले सकते हैं। यदि हम इसके एरिया को देखें, एरिया अंडर मल्टीपल क्रॉप 1969 और 70 में 15 लाख हेक्टेयर भूमि पर था और 2017-18 में ये 7 करोड़ हेक्टेयर पर जा पहुंचा। यानी कि हम धीरे धीरे क्या है कि मल्टीपल क्रॉप के अंतर्गत है वो अपना एरिया बढ़ा रहे हैं। इन सभी को उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि ऋण की सुविधाएं भी मिलनी बहुत जरूरी है। यानी कि ऋण की सुविधा हमें निम्न रेट पर या निम्न ब्याज दर पर मिले हमें लोन, ताकि हम अपनी खेती की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। उसमें हमारे पास जो प्रमुख रूप से 2 प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। फर्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि जो बैंक है कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसने हमारा 1967-68 में 400 करोड़ रुपए सस्ते ऋण किसानों को उपलब्ध कराए और 2017-18 में
वो बढ़कर होगा हमारा 42,480 करोड़ रुपए। और जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक हैं, उन्होंने किसानों को सस्ते रेट पर जो ऋण दिया है 1969-70 में वो 183 करोड़ था, और 2017-18 में यह ऋण 1,40,382 करोड़ हो गया। यानी कि समय के साथ साथ उचित रेट पर जो बैंकों ने ऋण दिया है उसकी जो मात्रा है वो लगातार बढ़ती ही गई है। और ये ऋण किसानों को उन्नत बीज खरीदने के लिए, रासायनिक खाद खरीदने के लिए और खेतों से संबंधित मशीनरी खरीदने के लिए और सिंचाई सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए दी जाता है। सोइल टेस्टिंग यानी कि कौन से खेत में हम किस प्रकार की फसल उगा सकते हैं, इसके लिए सरकार ने सोइल टेस्टिंग की सुविधा दी है, ताकि हम अपने खेत में यह सुनिश्चित कर सकें कि इस खेत में कौन सी फसल हो सकती है, उसी फसल को उगाया जाए, उसका उत्पादन भी अधिक होगा और उत्पादन लागत भी हमें कम होगी। इसलिए सोइल टेस्टिंग की या मृदा परीक्षण की व्यवस्था है वो की गई। सोइल कंजर्वेशन यानी कि मृदा संरक्षण, क्योंकि लगातार क्या है कि जब हम खेती करते रहेंगे तो भूमि की उर्वरकता शक्ति भी कम होती रहेगी, लेकिन हमें उस उर्वरकता शक्ति को भी बनाए रखना है। तो इसमें जैसे ड्राई लैंड फार्मिंग है, क्रॉप रोटेशन है, यानी कि मृदा को संरक्षण को हम ड्राई लैंड यानी कि जिस क्षेत्र में पानी की सुविधा कम हो वहाँ पे उसी प्रकार की फसल उगाई जाए, ताकि उस फसल की का उत्पादन भी हो और वहाँ की जो जमीन की उर्वरकता शक्ति है वो भी बनी रहे। क्रॉप रोटेशन भी इसका एक दूसरा ढंग है, क्योंकि हर एक फसल अपने अनेक प्रकार के खनिजों को यूज या प्रयोग करती है, इसलिए जब हम फसलों को बदलते रहेंगे तो वो फसल उन विशेष खनिजों का प्रयोग करती रहेगी, और इस प्रकार क्या है कि इस चक्कर को अपनाने से मिट्टी में जो उर्वरकता शक्ति है वो बनी रहती है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि गांव में बिजली का पहुंचना, क्योंकि कृषि के उपकरणों के लिए, पानी की सुविधाओं के लिए भी हमें सस्ते रेटों पर बिजली मिलना बहुत जरूरी है। आज़ादी के दौरान केवल भारत में 0.5% गाँव में ही बिजली उपलब्ध थी, और 2010 तक यदि भारतीय आंकड़े देखें तो 44% के आसपास गांव में बिजली है वो पहुंच चुकी थी। और आज के समय में हरियाणा में हम लगभग सभी गांव में बिजली है वो पहुंचा चुके हैं। यानी जैसे जैसे गांव में बिजली का उत्पादन और बिजली की सप्लाई बढ़ेगी तो प्राकृतिक रूप से तो हमें जो कृषि का उत्पादन है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर कृषि की मशीनरी और पानी की जो सुविधाएं हैं वो हमें सस्ती बिजली से ही उपलब्ध होती हैं। मार्केटिंग फैसिलिटी, यदि हम उत्पादन कर भी लेते हैं तो इसमें हमें मार्केटिंग फैसिलिटी यानी कि बेचने के लिए कृषि उत्पादन को मंडिकों की जरूरत पड़ती है। तो इन मंडिकों को भारत सरकार ने पूरे भारत में मंडियों को रेगुलाइज किया है, ताकि किसानों को एक्सप्लोट या शोषण ना हो और उनके कृषि के जो रेट हैं वो उचित मिल सकें। इसके लिए पूरे भारत में सरकार ने मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध की हुई है, और भारत में 7500 की रेगुलाइज्ड मार्केट उपलब्ध है किसानों को अनाज बेचने के लिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ क्रॉप, यानी कि इसका अर्थ है कि हर एक फसल का एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाए, ताकि मौसम के कारण या उत्पादन अधिक होने के कारण फसल का रेट एक न्यूनतम मूल्य से नीचे ना जाए, ताकि किसान को किसी प्रकार की हानि ना हो और वो लगातार उत्पादन में अपना योगदान देते रहे। इन फसलों के लिए, क्योंकि या तो मौसम खराब होने पे, क्योंकि कई बार भारत में अकाल पड़ता है, कई बार बरसात अधिक होती है, तो फसलों की क्वालिटी भी गिर जाती है, और कई बार उत्पादन बढ़ने के कारण भी क्या है कि इतनी ज़्यादा मांग नहीं होती। इसलिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना जरूरी है, ताकि लगातार जो किसान है वो अपना उत्पादन में योगदान है वो देते रहें। अब इस पॉइंट में देखते हैं
कि हरित क्रांति का क्या प्रभाव रहा है। तो यदि हम भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन में हरित क्रांति के प्रभाव को देखें, 1960-61 में 109.97 लाख टन का उत्पादन हुआ। 1970-71 में, क्योंकि हरित क्रांति का जो प्रभाव है वो सबसे अधिक गेहूं की फसल पर देखने को मिलता है, तो 1970-71 में ये उत्पादन 238.32 लाख टन हो गया। 1980-81 में 363.13 लाख टन हो गया। 1990-91 में 551.34 लाख टन हो गया और 2019-20 में 1062 लाख टन इसका उत्पादन हो गया। चावल में देखें, चावल में 1960-61 में हमारा उत्पादन था 345.74 लाख टन। 1970-71 में था 422.25 लाख टन। 1980-81 में था 536.31 लाख टन और 1990-91 में था 742.91 लाख टन और 2019-20 में हमारा उत्पादन बढ़ के हो गया 1175 लाख टन। और ज्वार में यदि हम देखें, 1960-61 में ज्वार का उत्पादन था 98.14, 1970-71 में था 81.05, 1980-81 में था 104.31 लाख टन और 1990-91 में 116.81 लाख टन और 2019-20 में 54 लाख टन। बाजरे का यदि हम उत्पादन देखें, 1960-61 में 32.83 लाख टन, 1970-71 में 80.29 लाख टन, 1980-81 में 53.43 लाख टन, 1990-91 में 68.94 लाख टन, 2019-20 में 92 लाख टन। यदि मक्के का उत्पादन देखें, 1960-61 में मक्के का उत्पादन 40.80 लाख टन, 2070-71 में 74.86 लाख टन, 1980-81 में 69.56 लाख टन, 1990-91 में 89.62 लाख टन और 2019-20 में 240 लाख टन। यानी कि जो 5 प्रमुख फसलें हैं, ये गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का, इनका उत्पादन समय के साथ साथ बढ़ता गया है। अब इसमें देखें हमारा कि क्या प्रभाव हुआ हरित क्रांति में। फर्स्ट प्रभाव ये है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन में बढ़ावा हुआ है या बढ़ा है। 1960-61 से लेकर 2019-20 में टोटल जो प्रोडक्शन है, जो कृषि उत्पादन की या खाद्यान्न उत्पादन की, वो 4 गुना बढ़ी है और जबकि गेहूं की फसल के उत्पादन में 9 गुना वृद्धि हुई है। यानी कि टोटल जो 5 फसलें हमारी प्रमुख हरित क्रांति के अंतर्गत आई, उनमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई वो गेहूं की फसल की हुई। कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चर, यानी कि जो हरित क्रांति की जो फसल है वो पूंजी गहन कृषि है। यानी कि इस फसल का सबसे जो ज़्यादा फायदा है वो बड़े किसानों ने उठाया है कि हरित क्रांति का जो सबसे ज़्यादा फायदा उन किसानों ने उठाया है जिनके जोत का आकार 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है। यानी कि हरित क्रांति का जो इफेक्ट है या उसका जो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो बड़े किसानों ने उठाया है, क्योंकि ये जो हरित क्रांति के जो एग्रीकल्चर का पैटर्न है वो ज़्यादातर बड़े किसानों के लिए उपलब्ध है, उसमें ज़्यादा पूंजी की जरूरत है। तो हरित क्रांति का एक प्रभाव देखने को मिला कि प्रोस्पेरिटी ऑफ फार्मर, किसान है वो समृद्ध हुए हैं, क्योंकि हरित क्रांति से क्या हुआ, हरित क्रांति से खाद्यान्नों की बढ़ोतरी हुई है। टोटल जो हमारे खाद्यान्न है वो ज़्यादा हुए हैं, उत्पादन ज़्यादा हुआ है। यदि उत्पादन ज़्यादा हुआ है तो किसानों का जो आय है वो भी बढ़ी है। किसानों की यदि मांग बढ़ी है तो जो कंज्यूमर गुड्स थे, उपभोक्ता की वस्तुएं थे, उनकी बाजार में मांग बढ़ी है। उस उपभोक्ता की मांग को पूरा करने के लिए इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, यानी कि औद्योगिक विकास हुआ उन चीज़ों को पूरा करने के लिए। यानी कि एक पूरे का पूरा जो एक सर्कलिया डेवलपमेंट हुआ, जिसमें किसानों की प्रोस्पेरिटी से पूरे सिस्टम को डेवलपमेंट मिली है।
सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। 1962 और 65 के आसपास यदि कि हम ज़्यादातर दूसरे देशों से आयात करते थे, लेकिन हरित क्रांति के प्रभाव से हम खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गए और हम वीट और राइस को तो दूसरे देशों को निर्यात करने की दशा में भी आए हैं। इसलिए क्या है कि जिन चीज़ों का हम आयात करते हैं उन चीज़ों के लिए हम आत्मनिर्भर हो गए। इसका यह भी प्रभाव है कि इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट इन एग्रीकल्चर, यानी कि किसानों का जो लाभ होता है वह कृषि में ही निवेश कर दिया जाता है, जिससे क्या है कि किसान अपनी एग्रीकल्चर की मशीनरी खरीद सकता है या सिंचाई के सुविधाओं में लगा सकता है। तो इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट से जो टोटल उत्पादन है किसान वो पहले से ज़्यादा करता है। यानी कि ये एक चक्रीय सिस्टम है कि किसान का जो लाभ है वो अपने ही क्षेत्र में, अपने ही कृषि क्षेत्र में निवेश करता है, जिससे आगे फिर कृषि का उत्पादन है वो बढ़ता है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि जो औद्योगिक विकास भी साथ साथ बढ़ा है कि हरित क्रांति में जितनी मशीनरी प्रयोग होती है, इंसेक्टिसाइड यूज होती है, पेस्टिसाइड होती है, केमिकल फर्टिलाइजर होता है, उसमें अनेक प्रकार के औद्योगिक विकास आए हैं। इनके एग्रीकल्चर मशीनरी में देखें, जैसे ट्रैक्टर है, कंबाइन है, हार्वेस्टर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, पंप, वाटर पंप सेट हैं, इंसेक्टिसाइड हैं अनेकों प्रकार की, पेस्टिसाइड हैं। तो इस प्रकार के प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए या उन चीज़ों को उत्पादन करने के लिए भारत में अनेक प्रकार की इंडस्ट्री आई हैं और उन्होंने विकास किया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कृषि के साथ साथ भारत का औद्योगिक विकास भी हुआ है। इफेक्ट ऑन प्राइस, यानी कि हरित क्रांति ने बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित या कंट्रोल भी किया है, क्योंकि बाजार में यदि उत्पादन बढ़ा है तो कीमत कम हुई है या कीमत है वो स्टेबल हुई है, वो समय के साथ इतनी कीमत नहीं बढ़ पाई क्योंकि उत्पादन मार्केट के हिसाब से काफ़ी था और इसलिए उन खाद्यान्नों फसलों के लिए वो आम आदमी के लिए भी उपलब्ध होने लगी कि मार्केट में इसने बढ़ती हुई महंगाई को भी कंट्रोल किया है। इस पे इसी का प्रभाव हरित क्रांति का इफेक्ट ऑन रूरल एम्प्लॉयमेंट पे पड़ा है। ये कहता है कि कैसे पड़ा है कि जैसे जैसे मल्टी क्रॉप्स यानी कि बहु फसल किसानों ने लेनी शुरू की तो एक ही खेत से कई प्रकार की फसल लेने में उन्हें मजदूरों की जरूरत पड़ी। इन मजदूरों की डिमांड बढ़ी और इससे क्या है कि रोजगार भी उस ग्रामीण अंचल को मिला है। मल्टी क्रॉप से हम कह सकते हैं कि रोजगार भी बढ़ाया है। चेंज इन एटीट्यूड ऑफ फार्मर, यानी कि किसानों का सोचने का, समझने का, देखने का जो दृष्टिकोण है वो भी बदलाव आया है। पहले हम ज़्यादातर किसान को आशावान या आशावादी मानते थे, जो ज़्यादातर भगवान भरोसे खेती पर विश्वास करता था, लेकिन अब उसने क्या है कि तर्क के साथ या लॉजिक के साथ जीना सीख लिया है। वो शिक्षित हो गया है, वो पढ़ लिख गया है, क्योंकि जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी खेती में अप्लाई होती है उसके लिए किसान का एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जब वो एजुकेट हुआ है तो उसके भी दृष्टिकोण में बदलाव आया है। तो हमने जो अभी बोला वो सारे के सारे इसके मेरिट्स थे कि हरित क्रांति का हमें क्या क्या लाभ हुआ। लेकिन इस हरित क्रांति से कुछ के इसकी डिमेरिट्स भी हैं, कुछ एक इसकी हानियाँ भी हुई हैं। यदि हम उस पर नज़रिया देखें तो हम देखते हैं कि सिलेक्टेड क्रॉप्स, यानी कि हरित क्रांति का प्रभाव है वो कुछ ही फसलों पर पड़ा। वो कौन सी फसलें थी? वो फसलें थी हमारी फूड ग्रेन क्रॉप्स, यानी कि खाद्यान्नों तो हमने बढ़ोतरी कर ली है, लेकिन उनका प्रभाव है वो कॉमर्शियल क्रॉपों पर या व्यापारिक फसलों पर या वाणिज्यिक फसलों पर प्रभाव नहीं पड़ा है। इसका ज़्यादातर प्रभाव जो फूड ग्रेन क्रॉप्स है आपकी वीट, राइस, ज्वार, बाजरा, मक्का, उसके ऊपर ही पड़ा है। लेकिन जो कॉमर्शियल क्रॉप हैं, चाहे शुगर कॉर्न हो, कॉटन हो, टी हो, जूट हो, उन फसलों पर इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं दिखाई दिया। दूसरी ड्रॉबैक है लिमिटेड एरिया, कि हरित क्रांति का जो प्रभाव है वो सीमित क्षेत्र पे देखने को मिला, क्योंकि केवल
इसका प्रभाव भारत में जो टोटल एग्रीकल्चर लैंड है उसके 40% यानी जो टोटल भारत का भाग है उसके 40% देखने को मिला है, और वो भी किसमें? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। यानी कि पूरे के पूरे भारत पर इसका प्रभाव नहीं आया, केवल कुछ ही सिलेक्टेड राज्यों में इस प्रभाव को देखने को मिला है। इंक्रीज इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी कि आर्थिक विषमता को हरित क्रांति ने बढ़ाया है, क्योंकि जिन स्टेटों में हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिला, पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है या कर्नाटक है, वो पहले से ही कृषि के क्षेत्र में विकसित राज्य थे, लेकिन इन राज्यों ने और भी ज़्यादा विकास पहले से ज़्यादा किया है, तो दूसरे राज्य हालांकि पिछड़ गए, जबकि पहले से ही जो विकसित राज्य है उनकी आर्थिक व्यवस्था में और ज़्यादा सुधार हुआ है, जिससे हम इंडिया पे नज़रिया देखें तो इसमें आर्थिक विषमता को बढ़ावा मिला है। और दूसरी जो इसमें कमी है, जो फोर्थ कमी हमें देखने को मिली है, वो है इफेक्ट ऑन ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट। इसमें हम कह सकते हैं कि जो पहले से ही विकसित राज्य थे उसका प्रभाव हरित क्रांति का वो उनके ऊपर पड़ा। जैसे पंजाब और हरियाणा 1966-65 में तो टोटल फूड ग्रेन का कंट्रीब्यूशन था वो था 7.5%, और 2010-11 में इसका होगा 31%। यानी कि पहले से ही जो विकसित प्रदेश थे उनका प्रभाव उसे देखने को मिला है। और यदि हम जैसे तीसरा पॉइंट देखें कि इंक्रीज इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका ज़्यादा प्रभाव जो पहले से ही विकसित राज्यों पर अधिक हुआ है, और जो राज्य पिछड़े हुए हैं उन पर इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ। फिफ्थ जो ड्रॉबैक हुई है, कमी हुई है, एडवांटेज ऑफ लार्ज फार्मर, कि जो बड़े किसान थे हरित क्रांति का ज़्यादा फायदा या ज़्यादा लाभ उन्हें बड़े किसानों ने उठाया। जो गरीब किसान है वो गरीब होता गया, और जो अमीर किसान है वो अमीर होता गया, क्योंकि जो हरित क्रांति में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, उन्नत बीज थे, जो पैसे की जरूरत थी, क्योंकि यह कृषि एक कैपिटल एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो इस प्रकार जो स्मॉल या छोटे किसान है वो पूरी सुविधाओं का फायदा नहीं उठा सके, बड़े किसान ने उसका पूरा फायदा उठाया, तो बड़े किसान और अमीर होते गए और छोटा किसान और गरीब होता गया। नेक्स्ट जो इसमें कमी देखने को मिली है, इसने उन क्षेत्रों में बेरोजगारी को भी बढ़ाया है, क्योंकि ज़्यादातर जो खेती है वो मशीनरी से होने लगी। इससे क्या है कि ग्रामीण आंचल में जो मजदूरों की, बेरोजगारों की संख्या है वो बढ़ती गई, यानी कि इसने उन क्षेत्र में बेरोजगारी को फैलाया है। और अगली कमी में यदि हम देखते हैं तो ग्रोथ रेट है, एक लेवल तक तो बढ़ी है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो कम भी हुई है। यदि हम कृषि के उत्पादन की रेट देखें, 1949 से 1964-65 तक 2.8 थी, जो 1970-71 से 1980-81 में 2.5, और 1991-92 से 97-98 के बीच 1.70 देखने को मिली है। तो हम कह सकते हैं कि समय के साथ साथ जो उत्पादन दर है वो कम हुई है। अब हम देखते हैं कि क्या कुछ हम सुझाव दे सकते हैं ताकि जो हरित क्रांति की जो स्टेबिलिटी है या स्थायित्व है ये निरंतर बनी रहे। फर्स्ट है वाइडर एरिया। जैसे कि हमने कमियों में बताया कि हरित क्रांति का प्रभाव केवल भारत की 40% एरिया पर ही देखने को मिला है। यदि हम एरिया बढ़ाएंगे, दूसरे राज्यों में भी इसको बढ़ाने के लिए स्कीमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो जितना ज़्यादा एरिया होगा तो हरित क्रांति का प्रभाव उतना देखने को मिलेगा, और हमारे देश में उत्पादन भी उतना ही बढ़ेगा। सेकंड जो सजेशन है वो है मोर क्रॉप्स। तो हमने ये देखा है कि ज़्यादातर हरित क्रांति का प्रभाव फूड ग्रेन क्रॉप्स पर, और वो भी खासकर जो 5 फसलें हैं, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, उस पर ही देखने को मिला है। तो इसके अंतर्गत हमने जो कॉमर्शियल क्रॉप है, जो किसानों को
नकद पैसे देते हैं, और व्यापारिक फसलें हैं जो कि उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होती हैं। उनसे औद्योगिक विकास भी होगा और किसानों की जो आर्थिक हालात हैं वो भी सुधरेंगे। यानी फूड ग्रेन क्रॉप्स के साथ साथ कॉमर्शियल क्रॉपों को भी इसके अंतर्गत करने का कोशिश करनी चाहिए। एक्सटेंशन ऑफ इरिगेटेड एरिया, यानी कि यदि हमने कृषि या फसल उगानी है तो उसके अंतर्गत नमी बनाने के लिए सिंचाई का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए सिंचाई के एरिया को, सिंचाई के क्षेत्र का विस्तार किया जाए और छोटे किसानों को, और मोटिवेट स्मॉल इरिगेशन प्लान, जो छोटी सिंचाई की योजनाएं हैं इनके लिए मोटिवेट करना चाहिए, जिसमें कि कम पैसे की जरूरत है, जैसे ट्यूबवेल सिस्टम है, कुआं है और तालाब से जहां सिंचाई होती हो। फोर्थ सुजेशन है कि स्पेशल अटेंशन टू फार्मर, कि ज़्यादा ध्यान किसानों पर उन पर दिया जाए जहां पर सरप्लस लैंड, यहाँ पर जमीन फालतू है, वो किसानों को दी जाए। उचित मात्रा पर उनको लोन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, और छोटे या मार्जिनल किसानों को जो मशीनरी है वो किराए पर उपलब्ध करानी चाहिए, और फसलों का बीमा भी करवाना चाहिए ताकि उसको ज़्यादा किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से ज़्यादा हानि ना हो। सजेशन में फिफ्थ पॉइंट है हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग में हम जब बहुफसलीय चक्र हम बनाएंगे टोटल उत्पादन को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज इन इरिगेटेड एरिया, तो हम सिंचित क्षेत्र को बढ़ाएंगे, क्योंकि बिना सिंचाई के हम बहुफसल नहीं ले सकते, ज़्यादा फसलें नहीं ले सकते। जब हम मल्टीपल क्रॉपिंग के पैटर्न को अपनाएंगे तो हम सिंचित क्षेत्र को बढ़ाएंगे। सिंचित क्षेत्र से बढ़ने पे हम मल्टीपल क्रॉप यूज करेंगे या बहुफसलों को अपने खेत में उगाएंगे। इससे हमारे उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। लेकिन इस उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें अधिक रोजगार की जरूरत पड़ेगी, अधिक मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, जिससे हमारे उस क्षेत्र में जो बेरोजगारी की समस्या है वो कम होगी और रोजगार के नए अवसर हैं वो पैदा होंगे। अगला सुझाव है हमारा सिक्स्थ, इंटीग्रेटेड फार्म पॉलिसी, यानी कि भारत सरकार ने एक इंटीग्रेटेड फार्म पॉलिसी डेवलप करनी चाहिए, जिसमें फर्टिलाइजर यानी कि खादों का, कीटनाशक दवाइयों का, उन्नत बीजों का और मशीनरी का, जो खासकर छोटे किसान हैं उनको एक रीजनेबल रेट पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, या कि उनको चाहे खाद हो, चाहे कीटनाशक हो, चाहे बीज हो, चाहे मशीनरी हो, क्योंकि ज़्यादातर भारत में 85% के आसपास वो छोटे किसान हैं। तो उनको उचित रेट पर ये सारी की सारी वस्तुएं, ये सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। सेवंथ सुझाव है हमारा अमेंडमेंट इन एग्रीकल्चर पॉलिसी, कि जो कृषि से संबंधी नीति है उसमें संशोधन करने की जरूरत है। एरिया इंक्रीज हाई यील्ड वैरायटी सीड, कि जो उन्नत बीजों के अंतर्गत जो एरिया है वो हमें बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, कि जितना ही हम एरिया उन्नत बीजों के अंतर्गत करेंगे उतना ही हमारा कृषि का उत्पादन है वो बढ़ेगा। दूसरा है कि जब हम रासायनिक खादों का उत्पादन करते हैं तो रासायनिक खादों के कारखानों में, उद्योगों में हम खनिज तेल का प्रयोग करते हैं, खनिज ईंधन का प्रयोग करते हैं, और खनिज ईंधन को हम ज़्यादातर आयात करते हैं। तो इसके स्थान पर नई नीति के अंतर्गत हमें कोयले की खपत को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि भारत में कोयले के काफ़ी भंडार हैं, जबकि खनिज तेल हमें दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है, जो भारत की अर्थव्यवस्था पर बैलेंस ऑफ पेमेंट को बिगाड़ता है। लास्ट सुझाव है हमारा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, कि संस्थागत सुधारों की भी जरूरत है। संस्थागत सुधारों में हमें जो कृषि से संबंधित जो रिकॉर्ड है उसको हमें अपडेट करना चाहिए, और जो सरप्लस होल्डिंग यानी कि सीलिंग ऑफ सरप्लस होल्डिंग में हमें किसानों की जो कृषि की एग्रीकल्चर लैंड है उसकी अधिकतम सीमा निर्धारित करनी चाहिए, और जो फालतू की जमीन है, जो सरप्लस होल्डिंग है, वो छोटे किसानों में बांट देनी चाहिए ताकि वो उसका उचित प्रयोग कर सकें।
प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल फार्मिंग, छोटे किसानों को सुविधाएं देकर उनको प्रोटेक्शन या उनको सुरक्षित या सुरक्षित करना भी आवश्यक है। एंड टू चेक ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग, फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग है कि जैसे जैसे समय के साथ साथ जनसंख्या बढ़ती है तो हमारे जो जोतों का आकार है वो छोटा होता जाता है और खेतों का आकार है वो घटता जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि एक किसान पर 10 एकड़ जमीन है, यदि उसके 2 बच्चे हैं तो 2 में डिवाइड होकर साइज ऑफ होल्डिंग 5 एकड़ हो जाएगी। इसलिए सरकार ने कोई ऐसी नीति निर्धारित करनी चाहिए ताकि जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग है वो ज़्यादा विखंडित ना हो या ज़्यादा छोटी ना हो। तो ये हमारा लेक्चर या व्याख्यान था कि भारत में हरित क्रांति कब स्टार्ट हुई, उसका क्या योगदान रहा, किन किन फैक्टर ने प्रभावित की, क्या उसके गुण थे, क्या कौन कौन सी इसकी ड्राबैक या कमियां रहीं और क्या कुछ हम इसको सुझाव दे सकते हैं। तो इस टॉपिक में जो असाइनमेंट जो बनते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, की हरित क्रांति का मीनिंग या अर्थ या परिभाषा क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का फाउंडर किसे माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति की जो स्टार्ट या शुरुआत कब हुई। चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है कि हरित क्रांति को पैकेज टेक्नोलॉजी क्यों बोलते हैं, क्यों कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति की विशेषताएं लिखिए या बताइए। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के अंतर्गत ज़्यादातर जो प्रमुख फसलें जो हरित क्रांति में जिनका योगदान रहा वो कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन सेवंथ है, डिस्कस रिस्पॉन्सिबल फैक्टर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, कि भारत में हरित क्रांति को जिम्मेवार करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है हरित क्रांति को सक्सेस करने के लिए। एट्थ क्वेश्चन है कि हरित क्रांति पूरे भारत में क्यों नहीं अप्लाई हो सकी या क्यों नहीं पूरे भारत के अंतर्गत आ सकी, क्या वजह रही, क्या कारण रही। नाइन्थ या 9वां प्रश्न है हमारा, एनालाइज प्रॉब्लम ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, की हरित क्रांति से कौन कौन सी समस्याएं आई उनका विश्लेषण करना। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन बनता है, राइट सुजेशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, कि भारत में हरित क्रांति को स्टेबिलिटी यानी कि उसको स्थायित्व देने के लिए वो निरंतर आगे उत्पादन बढ़ता रहे और चलती रहे, इसके लिए क्या कुछ सुझाव हो सकते हैं। तो ये हमारे 10 इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।